आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बड़ी बड़ी दाढ़ी और खुले लंबे बाल रखने वाले एक क्रांतिकारी और संत को याद करने को आपको कहें तो यकीनन आपको अरविंद घोष याद आएंगे। अरविंद घोष देश में सबसे पहले सशस्त्र क्रांति और उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। अरविंद जो हक की लड़ाई में अतिवादी विचार रखने वाले राजनेता भी हैं और धर्म मानवता की बात करने वाले संत भी। तभी तो उन्हें लोग महर्षि अरविंद घोष के तौर पर याद करते हैं। नमस्कार, नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता और आज की पेशकश में बात महर्षि औरोबिंदो घोष यानी अरविंद घोष की। साल 1893 ये वो साल था जो भारत के नवजागरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी साल स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और यहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया था। इसी साल एनी बेसेंट भारत आई थीं और यहाँ के प्राचीन धर्म के प्रति लोगों में स्वाभिमान जगाने के प्रयास शुरू किए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में ही राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था। और यही वो साल था जब महात्मा गांधी रंगभेद के संघर्ष के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। और इसी साल इंग्लैंड से एक 21 साल का युवक भारत लौटता है। सूट बूट पहने और बचपन से अंग्रेजीदा माहौल में पला बढ़ा ये युवक वतन वापस आया था। मकसद था अंग्रेजों के आतंक से देश के लोगों को मुक्त कराना, उनके हक के लिए आवाज उठाना और आज़ादी के लिए संघर्ष करना। लेकिन सोचिए, उस युवक से ये उम्मीद कैसे की जाए जिसकी परवरिश ब्रिटिश माहौल में हुई हो, उन्हीं लोगों के बीच हुई हो जिसने गरीबी ना देखी हो, दुख दर्द ना झेला हो, अपनी मातृभाषा बांग्ला भी ठीक से ना आती हो। वो कैसे यहाँ की शोषित जनता की आवाज बनेगा? लेकिन ये युवक अलग था, क्योंकि बुद्ध भी तो अलग थे। उन्होंने जब दर्द पहली बार देखा तो भीतर तक महसूस किया। यही इस युवक के साथ भी हुआ। नाम था अरविंद घोष, जिनकी पैदाइश हुई 15 अगस्त 1872 को भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता में। पिता का नाम था डॉक्टर कृष्णधन घोष और माँ का नाम था स्वर्णलता देवी। पिता काफ़ी रईस थे, पूरी तरह पाश्चात्य विचारधारा के रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने बेटे अरविंद को भारतीयों के प्रभावों से मुक्त रखेंगे और अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे। 5 साल की जैसे ही उम्र हुई अरविंद की, उन्होंने उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया और फिर यहाँ से 2 साल बाद ही महज 7 साल की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया गया। कहा जाता है यहाँ अरविंद के माता पिता ने टीचर्स से ये तक कह दिया था कि उन्हें भारतीयों से न मिलने दिया जाए। यहीं रहते हुए अरविंद ने मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन किसी तरह भारत की मूल स्थिति उन तक पहुंचती रही जो उन्हें पीड़ा पहुंचा रही थी। और फिर एक रोज वो भारत लौट आए। अरविंद घोष को जब पता चला कि अंग्रेज और उनके अधिकारी भारतीयों पर किस तरह से अत्याचार करते हैं, तो वे ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी जानबूझकर फेल हो गए थे। कुलदीप मिश्र से सुनिए वो किस्सा। ये अरविंद घोष अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाने जाते थे। मतलब इस तरह की मेमोरी थी उनकी कि एक बार अगर उन्होंने कोई चीज़ पढ़ ली तो वो उसे भूलते नहीं थे। उनके पिता अंग्रेज़ी संस्कृति के खासे प्रशंसक थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा भाई अंग्रेज़ सरकार में अधिकारी वगैरह बने। और उस वक्त प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के लिए ICS की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे। तो जैसे अब IAS की होती है, उस समय ICS कहा जाता था उसे। तो पिता की इच्छा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए भी अप्लाई कर दिया। 1890 में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से ICS की परीक्षा पास भी कर ली। लेकिन जब उन्हें इस नौकरी की सेवा शर्तों के बारे में मालूम हुआ, तब उनका मन यहाँ से हट गया, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों का ही हुक्म चलना था और उन्हें कई बार अपने ही देशवासियों के ख़िलाफ़ शायद कठोर कदम उठाने पड़ते। तो उन्होंने इसे छोड़ने का मन बना लिया और
उन्होंने किया ये कि वो घुड़सवारी का एक टेस्ट हुआ करता था ICS परीक्षा के एक हिस्से के तौर पर, वो टेस्ट देने ही नहीं गए और कई दफ़े उन्हें बुलाया गया और जब वे पहुँचे तो जानबूझकर उन्होंने ख़राब प्रदर्शन किया और उसी के आधार पर उन्हें ICS की भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो अरविंद के भीतर एक तरफ अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की आकुलता थी, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने की तीव्र लालसा भी। उन्होंने पहले ही भारत के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा था। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव के आग्रह पर उनके निजी सचिव और फिर वहीं के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार उस दौर के तमाम समाचार पत्रों में प्रकट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अपनी पत्नी मृणालिनी जिनसे उनका विवाह 1901 में हुआ था, उन्हें भी लिखे पत्रों में उनके मुखर विचारों की झलक मिलती है। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, दूसरे लोग भारत को देश की बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो वो अपनी मां के रूप में दिखाई देता है। अरविंद विदेश में रहे, अंग्रेजों के बीच रहे, कई और पश्चिमी देशों के लोगों के बीच रहे, जिस वजह से उन्हें अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन, ग्रीक जैसी करीब 6 पश्चिमी भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत भी सीखी और खास तौर पर अपनी मातृभाषा बांग्ला पर जबरदस्त पकड़ कर ली। कोलकाता में औरोबिंदो भवन की लाइब्रेरियन गोपा बासु ने एक बार दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वे इतने कुशाग्र थे कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बांग्ला सीख ली। Sri Aurobindo was all the time very sad about not knowing his mother tongue, Bengali, properly, so that he could read or he could write in his mother tongue, Bengali. So he wrote to his elder maternal uncle, who used to live in Deoghar, to send him somebody, some Bengali teacher, who could come over to Baroda and teach him Bengali. So Dinendra Kumar Roy went to Baroda to teach Sri Aurobindo his mother tongue, Bengali. Sri Aurobindo was about 23 years old, and that was rather too late to begin to learn one's mother tongue. But he was a brilliant student, and according to Dinendra Kumar Roy's biographical notes, he wrote that I have never seen such a meritorious student who could pick up a language so quickly. Within 1 year, he absolutely got hold of the language and he started writing in Bengali also. अरविंद घोष इस समय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। अपने विचारों से वो जनमत तैयार कर रहे थे। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर जैसी किताबें लिखी और वंदे मातरम नाम से अखबार भी निकाला। इसी के साथ वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ गए और यहाँ वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित हुए। उनके साथ गरम दल में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने युवाओं और लोगों से देश की सेवा का आह्वान करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने लेख में लिखा था, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है जब उसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ नहीं। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर और मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो ताकि वो समृद्ध हो, कष्ट सहो ताकि वो प्रसन्न रह सके। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रूड बम बनाया था। हालांकि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1908 में जब अलीपुर बम कांड हुआ तो छापेमारी हुई और कलकत्ता के मणिकतल्ला में उनकी बम फैक्ट्री पकड़ ली गई। इसके बाद अरविंद घोष और उनके भाई वारीन घोष को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कहते हैं यहीं उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उनकी रुचि पूरी तरह से योग, ध्यान, गीता, उपनिषद, वेद और धर्म ग्रंथों की ओर हो गई। उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों की अपने हिसाब से व्याख्या करते हुए एक नया ही आध्यात्म का दर्शन प्रस्तुत किया। 1927 में उन्होंने एक मंत्र लिखा था, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, जिसका अर्थ बाद में उनकी अनुयायी मीरा श्री मां ने निकाला था कि ओम प्रसन्नता है, चेतना है, सत्य और सुप्रीम है। इसे भजन के तौर पर गजल सम्राट जगजीत सिंह ने भी आवाज दी है।
आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमी। गाजियाबाद में रहने वाले तुषारनाथ मोहापात्रा अरविंद घोष के विचारों से प्रभावित हैं। वे अरविंद घोष की लिखी एक वृहद कविता सावित्री, जो कई सौ पन्ने में दर्ज है, उसे संपूर्ण जीवन का दर्शन मानते हैं और इसी से प्रेरित होकर सावित्री एरा के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं। वे बताते हैं कि अरविंद घोष के दर्शन में न किसी धर्म का आडंबर था और न किसी विचारधारा का प्रभाव। एक समय था जब हमारा जो राष्ट्र जो है गांधीवाद पर चलता था, समाजवाद, गांधीवाद, ये सब चलता था। तो इसमें एक चीज है कि जो गांधीवाद के साथ जो मार्क्सवाद का जो रिश्ता रहा, उसके वजह से श्री अरबिंदो को बोला गया कि नहीं, उनका हिंसा के साथ संबंध था, इसीलिए उनका नाम इतिहास से हटा दिया गया। हिंदुत्व या जो हिंदूवादी हैं, वो लोग समझते हैं कि श्री अरबिंदो कुछ और बातें कर रहे हैं, कुछ जो सनातनी हिंदू है उसके साथ कोई बहुत ज्यादा उसका रिश्ता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारा जो जैसे मंदिर, प्रथा, पूजा, पर्व, ये सब ऐसे ही चलता रहे और उसमें कुछ बदलाव ना हो। लेकिन श्री अरबिंदो जो सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक लिखे हैं, उसके अंदर वो ये सामने लाए हैं कि जो यज्ञ है या वेद के अंदर जो अग्नि, इंद्र, वायु इत्यादि देवताओं का नाम लिया जाता है, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये है कॉन्शियसनेस, चेतना का अलग अलग स्तर हैं। तो इस परिस्थितियों में श्री अरबिंदो एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन जाते हैं, विकल्प बन जाते हैं, एक राजनीतिक तौर पर, एक विचारधारा पर, जिनको सामने लाने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं किया। 1912 में राजनीति छोड़ने के बाद अरविंद घोष एकदम संतों वाली भूमिका में आ गए। सफेद धोती और चादर उनका वस्त्र बन गया। आध्यात्म की ओर झुकाव के बाद भी उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। उनसे कई लोग जुड़ते चले गए और उन्हीं लोगों ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी। फिर 1926 से लेकर अपने निर्वाण वर्ष 1950 तक वे साधना और तपस्या में लगे रहे। सार्वजनिक सभाओं और भाषणों से दूर पौंडीचेरी, जिसे अब पुदुचेरी कहा जाता है, वहां उन्होंने अपना आश्रम बनाया और मानव कल्याण के लिए चिंतनशील बने रहे। इसके बाद उनकी एक किताब आई, लाइफ डिवाइन, यानी दिव्य जीवन। ये वो किताब है जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी गिनती दुनिया की महान कृतियों में की जाती है। खुद भारत के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम इस किताब को पढ़ा करते थे। वे अक्सर अरविंदो आश्रम भी जाया करते थे। 5 दिसंबर 1950 को चिर निद्रा में महर्षि के लीन होने के बाद पुदुचेरी के आश्रम में ही उनकी समाधि बना दी गई। ये आश्रम आज भी आध्यात्म ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों से लोग अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आते हैं। आज महर्षि अरविंद घोष के अनुयायी दुनिया भर में अरविंदो सोसाइटी के जरिए एक मिशन चला रहे हैं। सामाजिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा में नवाचार जैसे तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं और महर्षि के दर्शन और शिक्षाओं को आमजन के बीच पहुंचा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें radio@aajtak.com पर ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफ़रनामा लेकर आएंगे यहीं नामी गिरामी में। तब तक के लिए मैं अमन गुप्ता आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।